प्यारे बच्चों, मैं क्लास 8 के आपके फोर्स और प्रेशर के पार्ट 2 तक में आप लोग को ये समझा चुका था कि फोर्स क्या होता है और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, हम लोग प्रेशर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर जो है वो आपका कैसे सॉलिड पे वर्क करता है, कैसे लिक्विड पे वर्क करता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेक्ट जो हैं प्रेशर के, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रेशर पढ़ने से पहले आप लोग 2-3 चीज़ जो ध्यान दोगे वो क्या है कि प्रेशर जो है वो डिराइव कहाँ से हुआ। ठीक है, तो प्रेशर जो है वो आपका डिराइव हुआ है फोर्स और एरिया से। ठीक है, तो फोर्स आप लोग भली भांति पढ़ चुके हो कि जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तब वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। सेम उसी प्रकार जब फोर्स के साथ एक नया क्वांटिटी वर्क करने लगता है, वो एरिया, ठीक है, तब वहाँ पे आपका जो है वो एक नया फिजिकल क्वांटिटी रिलीज़ होता है, यानी कि नया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, और वो आपका क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक बुक रख दिया। ठीक है, तो इसके इतने वाले पोर्शन में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया में वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। ठीक है, कितना एरिया में, तो इतना एरिया में लगा रहा है। ठीक है, फोर्स लगा रहा है, इतने एरिया में लगा रहा है। ठीक है, यानी कि किसी यूनिट एरिया में लगा रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं या आप कहो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी यूनिट एरिया पे, तब एक नया क्वांटिटी डिराइव होता है और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो आप प्रेशर को डिफाइन कैसे करोगे, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर, है ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके यूनिट एरिया पे यदि कोई फोर्स लगाया जाए तो उसको हम लोग प्रेशर के नाम से जानेंगे। ठीक है, और प्रेशर जो है वो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे, है ना। प्रेशर जो है वो आप लोग बचपन से कि हमको प्रेशर मत दो, तो वो प्रेशर और ये प्रेशर वो अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ये फिजिकल प्रेशर है, और आप लोग जो प्रेशर की बात करते हैं डेली लाइफ में, वो आपका मेंटल प्रेशर है। ठीक है, तो मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर में डिफरेंस होता है। ठीक है, फिजिकल प्रेशर मतलब जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे उसके कोई यूनिट एरिया पे फोर्स लगा रहा होगा, तब आप बोलोगे कि वहाँ पे प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अच्छा, ये तो सवाल हुआ कि हम लोग जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं किसी एरिया के द्वारा, है ना, या किसी यूनिट एरिया पे, तो उसको प्रेशर बोलेंगे। लेकिन यदि फोर्स एकदम परपेंडिकुलर लगाया जाए, ठीक है, जैसे कि एकदम 90 डिग्री पे फोर्स लगाया जाए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये अनदर ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स का नाम चेंज हो जाता है और वो क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। थ्रस्ट, है ना, यानी परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग थ्रस्ट को नहीं डिफाइन किए थे, है ना, यानी कि सिंपल फोर्स लगा रहे थे, तो वहाँ पे आपका जो प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा था फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, यानी F/A। लेकिन जब परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तब उसका जो डेफिनेशन बन के तैयार होगा वो क्या होगा, फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा। थ्रस्ट एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया। अगर आप थ्रस्ट को यहाँ से हटा दो, यानी परपेंडिकुलर फोर्स अगर नहीं लग रहा है, अगर आप यहाँ पे थ्रस्ट को हटा के फोर्स सिंपल अगर लिख दो तब भी वो गलत नहीं है, और अगर थ्रस्ट लिख दो तब भी वो गलत नहीं है। दोनों का
जो है वो डेफिनेशन सही है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तब वहाँ पे जो आप लिखोगे वो लिखोगे थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया। लेकिन यदि परपेंडिकुलर फोर्स नहीं लगता है, सिंपल फोर्स अगर लग रहा है यानी कि 90 डिग्री पे नहीं लग रहा है, तब वहाँ पे लिखोगे फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है। अब प्रेशर का जो फॉर्मूला निकल करके आया वो क्या निकला, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर थ्रस्ट के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो फोर्स के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, थ्रस्ट पुट कर देंगे, क्योंकि थ्रस्ट भी टाइप ऑफ फोर्स है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि थ्रस्ट जो है वो परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, तो थ्रस्ट अपॉन एरिया ये भी प्रेशर हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। इसको भी एफ बाय ए, इसको भी एफ बाय ए। दोनों में फर्क क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर आपका नहीं है। ठीक है, अब अगर आप इससे इसका ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश करोगे, ऐसा यूनिट ऑफ अगर आप प्रेशर निकालोगे तो वो आपका क्या, तो हम लोग देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो आपका निकलेगा SI यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। तो किसी का भी ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम लोग को उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रेशर का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो फोर्स के जगह पे आप क्या, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और एरिया क्या हो जाता है आपका मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो निकलेगा वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन प्रेशर के बारे में जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्रस्ट के बारे में बतलाया और प्रेशर के बारे में जो बतलाए सबसे पहले, उनका नाम पास्कल था। ठीक है, जिस प्रकार से फोर्स का आप न्यूटन लिखते हो उसी तरह से प्रेशर का आपका जो ऐसा यूनिट है वो क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा या न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो SI यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, इसको हम लोग PA से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आप लोगों को प्रेशर बतलाया वो प्रेशर जो है वो आपका था कि कोई भी सॉलिड, जब दो सॉलिड एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, या फिर आप कह सकते हो कि एक सॉलिड जब फोर्स लगाता है, ठीक है, तब उस केस में हम लोग कैसे जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर को निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है लिक्विड और गैस की, डैट मीन्स फ्लूइड की, है ना। और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू फ्लो, है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट में फ्लो होने की टेंडेंसी हो जाती है तब उस केस में जो है प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर का जो फार्मूला, नया फार्मूला निकल करके आता है किसके लिए, अच्छा ये टॉपिक जो है वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है ना। यानी कि लिक्विड के और फ्लूइड के लिए प्रेशर का जो फार्मूला है वो आपके टॉपिक में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, है ना। जो कभी कभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्कूल एग्ज़ाम में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है या फिर ओलंपियाड के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो सॉलिड के लिए जो फार्मूला निकला, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड, है ना, वो आपका क्या निकला, वो निकला आपका P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो लिक्विड और गैस, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, है ना। तो इसके केस में क्या निकलेगा, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो निकलेगा P इज इक्वल्स टू H रो में G, है ना, H रो और G। यहाँ पे H जो है वो आपका क्या शो कर रहा है, हाइट को शो कर रहा है, रो जो है वो डेंसिटी है, और G जो है वो क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक टाइप का एक्सलरेशन है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगता है। नाउ अब ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू H रो G, ये हम लोग को दो तीन बातें बतलाता है। क्या क्या बतलाता है, पहला बतलाता है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के। दूसरा, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, है ना।
और प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ये तीन बातें समझने के लिए हम लोगों को कुछ एग्जांपल लेना पड़ेगा। वो एग्जांपल क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जो वाटर टैंक लगा होता है घर के ऊपर में, छत के ऊपर में, तो पहला सवाल ये कि हम लोग वाटर टैंक को घर के लेवल में क्यों नहीं लगाते हैं, घर के छत पे क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग का जो पानी है वो प्रेशर से नीचे की ओर आए, ठीक है। यानी जितना हाइट आप दो टैंक को उतना अधिक प्रेशर जो है वो टैप के द्वारा वाटर में देगा, ठीक है। यानी कि पानी का फ्लो अच्छे से होगा, ठीक है, वो वहाँ से पानी अच्छे से आपके नलके तक पहुँच जाएगी। दूसरा है आपका डेंसिटी वाला केस। तो डेंसिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक निडल ले लो और एक थर्मोकोल ले लो, ठीक है, और जब आप उसको वाटर के सरफेस के ऊपर रखोगे, है ना, तो थर्मोकोल आपका क्या होता है, थर्मोकोल आपका जो है वो फ्लो होता है और निडल जो है वो सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्मोकोल का डेंसिटी जो है वो निडल के डेंसिटी से क्या है, कम है ना। और जिसकी डेंसिटी जितनी अधिक होती है वो उतना प्रेशर को एक्सर्ट करता है, तो निडल की डेंसिटी क्या होगी, अधिक होगी। किसके कंपैरिजन में? थर्मोकोल के कंपैरिजन में। इसलिए जो है वो निडल क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, जबकि थर्मोकोल क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेशर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस के केस में हम लोगों ने देखा तो क्या पाया कि सॉलिड में तो फोर्स अपॉन एरिया कह सकते हो, थ्रस्ट अपॉन एरिया जो है वर्किंग है, लेकिन जब लिक्विड की बात आ जाती है तब वहाँ हम लोग को एक नया फार्मूला इंट्रोड्यूस होता है और इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग को चलना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक नया चीज़ जो आया है आप लोगों का, डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी क्या होता है ये भी थोड़ा देख लीजिए। बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो देखेंगे। डेंसिटी जो होता है वो होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा m/v। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी आपका हो जाएगा kg/मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3-4 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो क्या क्या है। पहला जो है वो क्या है कि प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू डिपेंड करता है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट वन में आ जाएगा कि डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो किलोमीटर पर केजी मीटर पर क्यूब होती है। कभी कभी क्या होता है कि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आप लोगों को मतलब ये छोटी मोटी बातें ध्यान में नहीं देते हो और आप लोग को लगता है कि बस हम प्रेशर पढ़ के चले जाए, फोर्स पढ़ के चले जाए तो हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा। नहीं, उसके अंदर में बहुत सारा चीज़ होता है। अगर उसमें आप लोग ध्यान लगाओगे ना तो फिर आप लोग का स्कोर बेटर होगा, ठीक है। तो कभी भी जब नोट्स बनाओगे तो छोटी छोटी बातों पे ज़रूर ध्यान देना ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। और मेरे को लगता है कि अभी आप लोग का प्रेशर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिक्विड प्रेशर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड प्रेशर के बारे में देखें। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है वो आपका सॉलिड पे प्रेशर वर्क करता है फोर्स पर यूनिट एरिया के द्वारा, और लिक्विड पे जो प्रेशर का फार्मूला होता था वो H/ρg के इक्वल होता था। तो उसी को हम लोग दिमाग में रखते हुए कुछ बातें लिखेंगे लिक्विड प्रेशर के बारे में। तो सबसे पहला लिक्विड प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ स्टेशनरी लिक्विड, है ना। मान लीजिए कि किसी भी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, और उसके में हम लोग कोई प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, या उसमें कोई प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड प्रेशर, या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि लिक्विड में लगने वाला प्रेशर, ठीक है। एट पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, इज नोन एज लिक्विड प्रेशर। मान लीजिए कि कोई कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड लगा हुआ है और यहाँ पे क्या किए, प्रेशर लग रहा है या लगा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लगने वाला प्रेशर, इस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर आपका क्या कहलाएगा, लिक्विड प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहो तो आप सिर्फ इतना लिख दो कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड नोन एज लिक्विड प्रेशर, ठीक है। हालांकि ये डेफिनेशन आप खुद से लिख सकते हो बना करके, लेकिन अगर आप याद करना चाहो या फिर आप कह सकते हो कि थोड़ा उसको स्टैंडर्ड बना के लिखना चाहो
तो आप लिक्विड प्रेशर का डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ स्टेशनरी लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज नोन एज लिक्विड प्रेशर। ठीक है, अब अगर हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जब मैं अभी आप लोगों को एक बतलाया था कि P इक्वल्स टू क्या होता है एच रो जी, तो इसी को ध्यान में रखते हुए 3-4 बातें मैं यहाँ पे लिखा हूँ। पहला क्या है कि लिक्विड प्रेशर इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड हाइट, है ना। किसी भी लिक्विड का प्रेशर दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है आपका डेंसिटी और सेकेंड वन जो है वो क्या है आपका हाइट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये बॉल था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 पास्कल का अगर प्रेशर लग रहा है तो इस पॉइंट पे भी 1 पास्कल का ही प्रेशर लगेगा। यानी कि जब लिक्विड स्टेशनरी हो जाती है, जैसे पानी आप डालें किसी भी बर्तन में, तो पानी डालने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका लिक्विड स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाएगा, यानी इधर उधर नहीं होगा, हिलेगा नहीं। तब जो प्रेशर लगेगा किसी भी पॉइंट पे, है ना, वॉल ऑफ द कंटेनर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप मेज़र करोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि प्रेशर जो है वो इक्वल है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है कि इन अ क्लोज्ड कंटेनर प्रेशर ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड, है ना। ये एक लॉ भी है, ठीक है, पास्कल लॉ। ठीक है, ये पास्कल लॉ है, ये आप लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है, लेकिन एक पॉइंट बना के मैं डाल दिया कि कोई भी बंद बर्तन में लिक्विड जो है वो यूनिफॉर्मली ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है सारे में, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब अगर आप ऊपर से इसको नीचे की तरफ पुश करोगे तो ये जो जितना प्रेशर आप ऊपर से इधर की ओर लगाओगे उतना ये बैक चला जाएगा। ठीक है, ये उतना बैक चला जाएगा पूरा कंटेनर फिल होने के बाद। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इक्वली प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट करता है किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर में। तो ये था आपका लिक्विड प्रेशर। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके बाद हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो होता क्या है? ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा लिक्विड प्रेशर कि लिक्विड प्रेशर क्या होता है, लिक्विड प्रेशर किस किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन से चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे पहले होता क्या है? तो एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पर्सन पे, किसी भी थिंग पे जो एटमॉस्फेयर का एयर जो है वो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द एयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एयर प्रेशर है, विच इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर। किसके द्वारा एक्सर्ट होता है? हवा के वेट के कारण प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, या फिर अभी जो आप डेफिनेशन पढ़े थे प्रेशर का, ठीक है, अगर उसके थ्रू बनाना चाहो तो क्या लिख सकते हो? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय एयर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आप ये याद करो या ये याद करो, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक निकल कर क्या रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ही लैंग्वेज में याद करना चाहो कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, है ना, आप अगर आप उसी लैंग्वेज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर को याद करना चाहो तो कैसे याद करोगे कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय एयर? वहां पे एयर की बात नहीं थी, एक्सर्टेड बाय क्या था? ऑब्जेक्ट था। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की जगह पे क्या होगा? ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो प्रेशर का डेफिनेशन था, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बात आ रही है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आएगी तो दो चीज ध्यान रखना है। पहला कि एक्सर्ट किसके द्वारा हुआ? एयर के द्वारा होगा, और कहां पे लगाएगा? अर्थ के सरफेस पे लगाएगा। ये दो बातें ध्यान में रखनी है, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो वन है कि बताइए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके कारण कॉज होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक चीज याद रखना है कि वेट ऑफ द एयर के कारण कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप कैसे मेजर करोगे? तो जिस डिवाइस से मेजर करोगे उसका नाम क्या है? बैरोमीटर है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, कभी कभी आपको पूछ देते हैं कि 1 एटीएम कितने पास्कल के इक्वल होता है, तो 1 एटीएम जो है वो 1,01,325 पास्कल के इक्वल होता है। अगर टॉर्क में पूछे तो 760 टॉर्क इक्वल होता है, और mmHg में पढ़े मरकरी के रिस्पेक्ट में अगर पूछे तो वो हो जाएगा 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अच्छे से समझ गए होंगे। और अच्छे से समझने के लिए, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जब भी कोई आदमी किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ता है, किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ता है, तो वो क्या करता है, अपने साथ में प्रेशर या ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर वो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेकर के चलेगा तो वहां तो सबसे ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन कम है मतलब एयर कम है, एयर कम है मतलब वहां का जो उसके बॉडी का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो जब ब्लड का प्रेशर अगर बढ़ जाता है तब उस केस में क्या होता है कि नोज से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी खून बाहर आने लगती है बॉडी की। यही कारण है कि जब भी कोई आदमी किसी पहाड़ के ऊपर जाता है तो वो अपने साथ ऑक्सीजन को क्या करता है, लेके साथ में जाता है। अगर ऑक्सीजन साथ में नहीं लेके जाएगा तो उसके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। तो ब्लीडिंग ना हो, इसको रोकने के लिए वो क्या करता है, अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर को साथ में लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो है वो कोई भी माउंटेनर अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के माउंटेन पे क्यों जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन ये है क्योंकि वहां जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घट जाता है। तो इससे आप ये ध्यान में रख सकते हो बात कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा तो एटमॉस्फेयर, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हाइट बढ़ता है, ठीक है, हाइट जो है इंक्रीज करेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हाइट बढ़ने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर हाइट घटेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे दो केस है ना, कि हाइट अगर बढ़े तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटे, और हाइट अगर घटे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़े, है ना, किसके, सी लेवल से। सी लेवल से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखोगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो आपके क्लास 8 के फोर्स एंड प्रेशर वाले चैप्टर में इतना ही था, है ना। इसके बाद आप लोगों को नया इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिए। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर बुक नहीं है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को डीपी पे सेंड कर दूंगा। और साथ साथ आप लोग क्या करो, एनसीईआरटी का जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको जो है एक बार रीड करो। ठीक है, रीड करने के बाद मैं जो आप लोगों को लेक्चर के माध्यम से जो भी बातें बतलाया उसको आप कॉपी में नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद जो है वो आप चीजों को समझो। अगर उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो है वो कांटेक्ट नंबर है, ठीक है, वहां से आप मुझसे कांटेक्ट करके भली भांति सारी चीजें समझ सकते हो। तो ये आप लोगों के क्लास 8 का प्रेशर एंड फोर्स, है ना, या फिर आप कह सकते हो फोर्स एंड प्रेशर, यहाँ पे द एंड हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ो, मजे लो, आप लोग के एग्जाम में इससे क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, थैंक यू।